Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes and I am Medhavi Mehra and I will be teaching you +1 economics. आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर 2 दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया हुआ है। आज के लेक्चर में मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आगे चलने से पहले हम पहले लेक्चर 3 का थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे ताकि आज हम जो करने वाले हैं उसको इजीली समझ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दैट मीन्स एक इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है। ठीक है, एक इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो प्रोडक्शन कर रही होती है। हमने पढ़ा था कि एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि वो हर चीज हर इंडिविजुअल के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम, पूरी इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम हमें पता है, इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, द प्रॉब्लम ओनली दैट इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हम सारी डिमांड्स और वांट्स को पूरा नहीं कर सकते और इसी के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, दूसरा क्या था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी हम रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करें कि वो जितनी हो सके मैक्सिमाइज, नहीं सारी नहीं कर सकती लेकिन मैक्सिमम तो कर सकती है ना, कि हम ये कोशिश करें कि जो रिसोर्सेस हैं वो मैक्सिमम हमारी वांट्स या नीड्स को पूरा कर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज भी कहते हैं। दैट मीन्स कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें, कि किस रिसोर्स को हम चूज करें अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि हमारी प्रोडक्शन के कुछ कॉसेज होते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ कॉज होते हैं जिसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला था अनलिमिटेड वांट्स। फिर वही बात इकोनॉमिक्स में आप देखोगे अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, कंसेप्ट एक ही आ रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, ये पूरी इकोनॉमिक्स का बेस है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ये तो फैक्ट है, ये तो आपको भी पता है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हम एक वांट्स पे कभी भी नहीं रुकते, हमारा ग्रीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज उतने ही रहते हैं, तो उसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पहला होता है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या थी? कि हमारे पास वांट्स बहुत ज्यादा है पर रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम आई थी हमारी लिमिटेड और स्कार्स मींस वही, मतलब कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, स्कार्स मतलब कमी है, उनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, वो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। ठीक है ना। तीसरा था हमारा ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, मतलब एक रिसोर्स को हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, हमें उसमें सोचना पड़ेगा कि हमें वो चीज किस में यूज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 kg पोटैटो है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि आपने उससे फिंगर चिप्स बनाने हैं या आपने उससे नॉर्मल चिप्स बनाने हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड हो लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हों, ठीक है, आपके पास चॉइस बहुत सारी है, इसके कारण क्या होती है? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। कितने तरह की होती है? हमने पढ़ा था हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह की होती है। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, देन इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, आई होप कुछ याद होगा आपको। ठीक है, पहला था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 डायमेंशन हैं आगे। पहला है क्या प्रोड्यूस करें और दूसरा है कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये 2 हमारे हिस्से आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, यानी क्या प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस था क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस ये था कि इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी या वो कैपिटल गुड्स बनाएगी। ठीक है, अब ये अगर आपको थोड़ा याद हो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या थे, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा समझाती हूँ। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स थे जो एक कंज्यूमर डेली लाइफ में या नॉर्मली यूज करता है, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या थे? कैपिटल गुड्स थे जैसे कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स, यानी जिसके थ्रू आगे प्रोडक्शन की जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाएगी, दैट आर कैपिटल गुड्स। ठीक है, उसके बाद 2 तरह के हमारे पास और आते हैं, दैट आर सिविल गुड्स एंड आर वॉर गुड्स।
सिविल गुड्स को हम पीस टाइम गुड्स भी कहते हैं। उसका मतलब वो गुड्स जो लड़ाई होने के बाद एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है ताकि अपनी इकोनॉमी को रीएस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, उस टाइप पे बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी, एक कंज्यूमर गुड्स की, यानी बेसिक नीड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सिविल गुड्स। फाइन। देन वन इज फोर्थ दैट आर वॉर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होता है, वॉर गुड्स फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में लड़ाई छिड़ गई, वॉर हो गई, तो उसके लिए जो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे दैट आर टैंक्स, गन्स या मशीनरीज वगैरह जो प्रोड्यूस होंगी, वो सारी किसमें आएंगी, वॉर गुड्स में। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या था कि इन चारों में से ये डिसाइड करना कि हमें प्रोड्यूस करना है। फाइन। देन वाज आर हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ये हमने बार बार पढ़ा है, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको क्या बनाना है, उसकी क्या क्वांटिटी रखनी है। ठीक है, उसको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि उसको कितनी क्वांटिटी ग्रो करनी है। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने उसका एग्जांपल लिया था टू कंट्रीज, अपना कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का। ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, तीनों रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमने कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स के बीच में इन्हें डिवाइड किया कि कितने गुड्स किधर जाएंगे। ठीक है, 2019 में हमने वर्कर्स को डिवाइड किया और देखा कि 2020 में हमें अपने कंज्यूमर गुड्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ी और कैपिटल गुड्स कम करने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा नीड थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे कोविड पीरियड था। कोविड पीरियड में लोगों को ज्यादा मदद की जरूरत थी, इसलिए उस टाइम पे इंडिया में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें। हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस में चूज करने के लिए दो टेक्नोलॉजी होती है, यानी दो टेक्निक्स होती है जिसमें से हम चूज करते हैं। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हें कहते हैं। वो दो टेक्निक्स कौन सी होती है? एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कैपिटल और लेबर इंटेंसिव होता क्या है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब होता है वो टेक्निक्स जो जिसमें हम कैपिटल की मदद लेते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब जिन सामान को बनाने के लिए हमें मशीनरी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स क्या हुआ, जहां पे हमें क्या चाहिए, जहां पे हमें चाहिए मशीनरी। ठीक है, और लेबर गुड्स क्या होता है, लेबर गुड्स होते, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लेबर की नीड है, यानी जहाँ पे हम प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर ढूंढ रहे हैं, यानी लेबर की बहुत ज्यादा मदद लेते हैं, उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। ठीक है, इसको हमने दो एग्जाम्पल से समझा था। पहला लेबर टेक्निक्स क्या थे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थे जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लेबर की मदद से होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हायर एम्प्लॉयमेंट। ये हमने पढ़ा कि अगर कोई इकोनॉमी लेबर की मदद से काम कर रही है, लेबर ज्यादा यूज कर रही है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, वेयरएस अगर कोई इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव है, यानी वो मशीनरी की ज्यादा मदद ले रही है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस इकोनॉमी में हायर एफिशिएंसी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मशीनरी की मदद लेंगे तो मशीनरी गलतियां तो बहुत कम करेगी, जिसके कारण एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में चूज करने का हमारा मेन एम ये था कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था और अपनी कॉस्ट को जितना हो सके कम करना। ठीक है, ऑब्वियसली हर प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, हर प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है कि हमें अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करनी है और अपनी कॉस्ट जितनी हो सके उतनी लो करनी है। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, इंडिया एंड यूएसए का, कि इंडिया में लेबर ज्यादा है और मशीनरी कम है, इसीलिए इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती है, और यूएसए में लेबर कम है और मशीनरी ज्यादा है, इसीलिए यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये पढ़ लिया। अब फॉर होम यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमने पढ़ा था क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इनइक्वालिटी से भरी हुई है। इनइक्वालिटी मीन्स यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है, हर किसी के पास इक्वल लेवल ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम राइज होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस दो चीजों में डिवाइड की जाती है, एक होता है हमारा पुअर सेक्शन, एक होता है हमारा रिच सेक्शन।
ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम इन दोनों में से डिसाइड करते हैं कि हम पुअर सेक्शन के लिए अपना सामान बनाएंगे या रिच सेक्शन के लिए सामान बनाएंगे। ठीक है, रिच सेक्शन हम तब चूज करते हैं जब हमारा मेन मोटिव हो कि हमने लग्जरी आइटम्स बनानी है, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव होगी। रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस ऑब्वियसली लग्जरी आइटम्स करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मेन मोटिव इसके पीछे क्या होता है, वी हैव प्रॉफिट मोटिव्स इन माइंड। क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमाना हो तो उसका मेन काम होगा कि वो रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, इससे क्या होता है, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने से क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यानी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा। पुअर सेक्शन के लिए कब बनाए जाते हैं, कब प्रोड्यूस किए जाते हैं? पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने का मेन मोटिव होता है टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, यानी सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर सके, लोगों के बीच में एकता ला सके, लोगों में इक्वालिटी थोड़ी ला सके। ठीक है, कि हम इनइक्वालिटी को कम कर सके और इक्वालिटी को बढ़ा सके, इसीलिए हम पुअर सेक्शन के लिए बनाते हैं। पुअर सेक्शन के बनाने से क्या काम होता है, सोशल वेलफेयर होता है और सोशल जस्टिस होता है। ठीक है, लेकिन पुअर सेक्शन चूज करने में हमने पढ़ा था कि हमें कुछ नुकसान होता है। वो हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट्स लो रहते हैं। प्रॉफिट्स लो रहने के कारण क्या होती है, इन्वेस्टमेंट लो रहती है। इन्वेस्टमेंट लो होने के कारण क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ भी लो रहती है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ लेट रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड ही रहेगी। ठीक है, बैकवर्ड रहने के कारण हमारी इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए पुअर सेक्शन जब भी हम चूज करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आज ये हमने पढ़ा था लेक्चर 3 में। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने चैप्टर 2 का यहाँ तक पार्ट किया था। हम आज आगे शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने लगी हूँ सोशल सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ लिए क्या हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होती है। ठीक है, पहली है मार्केट इकोनॉमी। हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि हमारी इकोनॉमिक्स अलग है, हमारी मार्केट्स अलग है। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था एक हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है और एक हमारी फ्री इकोनॉमी होती है, रिमेंबर। तो हमारी इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमीज अलग है, तो फिर हमारे सॉल्यूशंस भी बेसिकली अलग होंगे, है ना। तो पहला हम देखेंगे मार्केट इकोनॉमी में कि मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम की क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्यों, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स फ्रीली काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी हमारी वो जो 3 प्रॉब्लम्स थी उन तीनों का सोल्यूशन मार्केट इकोनॉमी में कौन चूज करता है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हमारा क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाना। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे चूज करते हैं वो गुड्स जिनके प्राइसेस हाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री इकोनॉमी है। ठीक है, फ्री इकोनॉमी मतलब कुछ भी प्रोड्यूसर्स इंक्रीज कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप प्रोड्यूसर्स हो गए, क्या आप कभी भी ऐसा बिजनेस चलाओगे जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं ना, ऑब्वियसली हम हमेशा ऐसा बिजनेस चाहेंगे जिसमें प्रॉफिट्स हो। ठीक है, अब फ्री इकोनॉमी है, प्रोड्यूसर्स कुछ भी प्रोड्यूस, कैसे भी प्रोड्यूसर जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो प्रोड्यूसर्स का मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो फिर वो ऐसे गुड्स बनाएगा, ऐसे सर्विसेज बनाएगा जिनका प्रॉफिट लेवल बहुत क्या होगा, हाई होगा, यानी जिनमें पैसा बहुत ज्यादा होगा, है ना। ऑब्वियसली वो पैसे के लिए ही काम करेंगे कि जिसमें पैसा बहुत ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स वो ही गुड्स बनाएंगे। ठीक है, उनका मेन एम क्या होगा कि वो जितना हो सके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम हमारी क्या आई थी, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं जहां पे प्राइजेस जो है वो लो हो। प्राइजेस लो, अब हमने प्राइजेस ऊपर हाई पड़े, इधर लो, दोनों में फर्क है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने प्राइसेस हाई पड़े, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स ऐसे गुड्स बनाएगा कि वो जब बेचने जाए तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़े। ठीक है, लेकिन वो बनाएगा क्या, वो चीज वैसी बनाएगा, उसमें वैसी टेक्निक्स यूज करेगा जिसमें उसका खर्चा कम हो। ठीक है, समझ रहे हो, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने एक फैक्ट्री लगाई।
ठीक है, एक फैक्ट्री लगाई है आपने, एक फैक्ट्री में आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारी पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, यानी क्या आप रिलेटिव, जैसे हम कह रहे हैं हमने 20 रुपए का चिप्स का पैकेट बनाया, उसको जब हम सेल करने गए तो बस हमने सेल किया 30 रुपीज का, प्रॉफिट हुआ हमारा वो 10 रुपए, ठीक है, ये क्या था हमारा प्रॉफिट। लेकिन जब बनाना है, यानी उस चीज को 20 रुपए के चिप्स को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट पड़ी, अगर हम लेबर इंटेंसिव लेते हैं तो हमारी कॉस्ट पड़ती है उसकी 15 रुपीज, ठीक है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव लेते हैं तो इसकी हमें कॉस्ट पड़ती है सपोज ₹10, ठीक है। तो आप बताओ मुझे किसकी तरफ जाएगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर ऑब्वियसली जाएगा कैपिटल की तरफ। क्यों? क्योंकि कैपिटल में उसे खर्चा कम पड़ रहा है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, मतलब यूजली आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलो इसको भी भूल जाओ, ऐसा समझ लो कि 30 रुपए का चिप्स का पैकेट आप मार्केट में बेचते हो, ठीक है, 30 रुपए का बेचने गए हो, उसमें क्या है, आप प्रोडक्शन जब करते हो, आपने सोचा, प्रोड्यूसर ने सोचा कि कौन सी टेक्निक अपनाओ, उसने पहले सोचा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाओ। लेबर इंटेंसिव जब उसने सोचा तो उसको एक पैकेट बनाने के पीछे 15 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है। फिर उसने सोचा कि कैपिटल बनाओ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जब उसने यूज की तो उसे एक चिप्स का पैकेट बनाने के पीछे 10 रुपए पड़ रही थी कॉस्ट, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरी कॉस्ट, मेरी जितनी हो सके कॉस्ट वो लेस हो और जितना हो सके मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। एक प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि कॉस्ट कम हो और हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में इसके कंपैरेटिव 5 रुपीज सेव हो रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट यहाँ उसे कम पड़ रही है और यहाँ उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर लेबर इंटेंसिव के साथ चलेगा तो उसको कॉस्ट क्या पड़ेगा, इधर प्रॉफिट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट पड़ेगा 15 रुपए, ठीक है ना। और अगर वो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव के साथ जाएगा तो कैपिटल इंटेंसिव में उसे प्रॉफिट क्या मिलेगा, 20 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ है, ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है हमारा कैपिटल इंटेंसिव में, समझ लगी? तो प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, जहां उसकी प्रोडक्शन यानी उसकी प्रोड्यूस करने की चीज यानी उसके खर्चे कॉस्ट की चीज कम होगी, कॉस्ट का पैसा कम लगेगा, जहां पे उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पे प्रोड्यूसर चूज करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस, यानी पढ़ा था हमने 2 तरीके होते हैं, एक होता है रिच सेक्शन, एक होता है पुअर सेक्शन, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर हु आर विलिंग टू ऑफर द बेटर प्राइस, ठीक है। अब आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने ये डिसाइड करना है कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि कौन मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है भाई। मतलब अगर वो चिप्स का पैकेट फॉर एग्जाम्पल है तो 30 रुपए का ही, पर आगे जाके अगर मैं उसका पैसा बढ़ा दूं, एक का 35 रुपए कर दूं, तो कौन मुझे प्राइस दे सकता है, रिच सेक्शन देगा या पुअर सेक्शन देगा? ऑब्वियसली रिच सेक्शन देगा। तो आप किसके लिए ग्रो करोगे, किसके लिए प्रोडक्शन करोगे? हम रिच सेक्शन के लिए ग्रो करेंगे, है ना, समझे। और होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर हमेशा ये देखता है कि कौन उसे बेटर प्राइस दे सकता है, कौन उसे अच्छा प्राइस दे सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो ऑक्शंस की, ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें किसी चीज की प्राइस मतलब किसी एक पेंटिंग है उसका प्राइस देता हूँ 5,000 रुपए, दूसरा कहता है नहीं मैं देता हूँ 10,000 रुपए। बताओ आप किसको बेचोगे? ऑब्वियसली हम किसको बेचेंगे, 10,000 वाले को। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। तो हम प्रोड्यूसर किसको चूज करेगा, प्रोड्यूसर उसको चूज करेगा जो उससे प्रॉफिट दे रहा है, जो उसको बेटर प्राइस दे रहा है, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ ये वाला पॉइंट। पहला मार्केट इकोनॉमी में क्या था, मार्केट इकोनॉमी में फ्री इकोनॉमी होती है तो सब डिसीजंस कौन लेता है, सब डिसीजन लेता है प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर आती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या थी, याद है किसी को? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी हमारी वो इकोनॉमी जिसको कौन रूल करता है, गवर्नमेंट। जिसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजंस यानी कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कौन लेता है, ये सारे सेंट्रल अथॉरिटी,
और सेंट्रल अथॉरिटी होती कौन है हमारी, मेन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब वो जगह जहाँ पे व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। सारे ये डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस करें। इस इकोनॉमी में डिसीजन क्या प्रोड्यूस करने या सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करने का मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा फ्री इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट बढ़ाना। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट ने अगर सोशल वेलफेयर नहीं किया तो पता है हम सिटीजन्स क्या करेंगे, पता ही है सबको, उनको इलेक्शंस में बहुत नुकसान होगा, वोटिंग्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी और वैसे भी वो अपने वादे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सारे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, मेन एम क्या होता है उसका, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, यानी सोशल वेलफेयर जितना हो सके उतना ज्यादा कर पाए। मार्केट इकोनॉमी की तरह यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी मानती है कि बहुत यूजफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे लग्जरी चीजें नहीं बनती, यहाँ पे नॉर्मल वो गुड्स बनते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए अभी बेनिफिशियल है, हमारी सोसाइटी के लिए नीड में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक गवर्नमेंट है, सोचो एक गवर्नमेंट है, वो एक तरफ हम कह रहे हैं, हम उसे चॉइस दे रहे हैं कि या तो हमारे लिए कार्स और प्रोड्यूस करने लग पड़ो या तो हमारे लिए वीट की और प्रोडक्शन बढ़ा दो, ठीक है, यानी वीट को प्रोसेस करके ज्यादा करने लग पड़ो। तो आप बताओ कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट वीट की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वीट इस टाइम पे ज्यादा यूजफुल है, लोगों का पेट भरेगा, लोगों का खाना है, वो बेसिक नेसेसिटी है। वेरस कार्स गवर्नमेंट को भी पता है उसकी सारी पॉपुलेशन इसको बाय नहीं कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट इसको नहीं बनाएगी, वो उस चीज को बनाएगी जो इजीली अभी सोसाइटी में यूजफुल है, जो सोसाइटी को भी नीड में है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होता है, यहाँ पे वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अपनाई जाती है जो सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजफुल है, ठीक है। अब आप इंडिया ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी दो टेक्निक्स आती थी, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब इंडिया ही हम ले लेते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप मुझे बताओ क्या रेलिवेंट है इंडिया में, लेबर या कैपिटल, सोचो। आई थिंक यहाँ पे मोस्टली होगी लेबर, ठीक है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ऑफ कोर्स, लेकिन लेबर मेन मानी जाएगी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ पे सारी गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं वहां पे मोस्टली लेबर चूज की जाती है, क्यों, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से होगा कि एक इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनकी इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो उनकी नीड्स फुलफिल होगी, ठीक है ना। इसलिए मोस्टली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है उसके डिसीजंस हाउ टू प्रोड्यूस में मोस्टली आता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। ऐसा नहीं है कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी वो देते हैं लेबर इंटेंसिव, ठीक है। थर्ड वन इज होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना, ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ पे दो होते हैं होम टू प्रोड्यूस में, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। यहाँ पे गुड्स प्रेफर उनके लिए किए जाते हैं जो हंगर या स्टावेशन से प्रॉब्लम आ रही है जी। हंगर और स्टावेशन क्या होती है, हंगर और स्टावेशन का मतलब होता है भूखमरी। दैट मीन्स जहाँ लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर फूड फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट होती है वहां हंगर और स्टावेशन को देख के काम किया जाता है। और हंगर और स्टावेशन की मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, हमारे पुअर सेक्शन में। इसलिए यहाँ पे होम टू प्रोड्यूस में मोस्टली सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या चूज किया जाता है, पुअर सेक्शन, ताकि उन्हें भी ग्रो करवाया जा सके, ठीक है। इट लीड्स टू लॉसेस। हमने पढ़ा था होम टू प्रोड्यूस में अगर रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट्स, और अगर लेबर के लिए यानी पुअर सेक्शन के लिए चूज करेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस, थोड़ा सा लॉस, प्रॉफिट्स नहीं इतने होंगे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मोस्टली हंगर और स्टार्वेशन को मद्देनजर रखते हुए काम करती है विद स्टेज फॉर पुअर सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वो लॉसेस की भी चिंता नहीं करते हैं, वो मोस्टली पुअर सेक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा, एक तो हमने पढ़ी मार्केट इकोनॉमी यानी फ्री इकोनॉमी, एक हमने पढ़ी सेंट्रली प्लान। मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स थे, सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, अब आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के एग्जाम्पल, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने क्या पढ़ी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे मार्केट प्रोड्यूसर की भी होती है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है। दैट मीन्स यहाँ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज लिए जाते हैं और डी मैरिज को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो इसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ के वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं मार्केट फोर्सेस की मदद से, विच जो बेसिस होते हैं हमारे सोशल कंसिडरेशंस पे, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या थी, याद है किसी को? मार्केट फोर्सेस हमारी थी दो, दैट वाज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। याद है किसी को? डिमांड एंड सप्लाई, दैट वर आर मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे ये डिसाइड करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए बनेगा, ठीक है। डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं हम, कस्टमर्स, ठीक है। और सप्लाई कौन करके देता है? सप्लाई करके देता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो हमारी डिमांड और प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई कर सकता है, इन दोनों को देखते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री, कई कई जगहों पे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, जहाँ पे उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कई जगहों पे सारा का सारा काम गवर्नमेंट देखती है सोशल दिमाग में रखते हुए। इसकी एग्जाम्पल मैंने सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको दी थी कि जैसे कि हमारा रेलवे, ठीक है। हमारा रेलवे, आप इंडिया की एग्जाम्पल हो गया, आप देखोगे इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में, ऑलमोस्ट हर चीज में, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारी मोस्टली हर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर्स हैं विद द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन रेलवे, न्यूक्लियर्स, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टोटल टोटल किसका रूल है? टोटल रूल इज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे टोटल गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ पे सारे डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट, यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगा, कितना होगा, कैसे से हिसाब होगा, ठीक है। रेलवे के टिकट के प्राइसेस प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू एयरवेज। एयरवेज में कई देखोगे प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज एयरवे के टिकट्स प्राइसेस उनके प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन रेलवे क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आता है, वो सोशल कंसिडरेशन दिमाग में रखते हुए चलता है, इसलिए रेलवे के प्राइसेस गवर्नमेंट रखती है, ये रखते हुए नजर कि उसको सारे अफोर्ड कर सके इजीली, ठीक है। दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट भी होता है एंड पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस कोल एंड स्टील। मैंने अभी आपको बताया जैसे इंडिया में कोल और स्टील इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर्स जितना हो सके उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स जैसे हिसाब से चाहे वैसे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेलवे मोनोपोली है। अब मोनोपोली क्या होती है वो आपको आगे जाके समझाएंगे, लेकिन अभी क्रक्स में बताती हूँ मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक का मेजोरिटी रूल होता है, जहाँ पे एक रूल करती है, ठीक है। रेलवे में मोनोपोली है गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड दी सर्विसेज एट नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट मीन सबसे कम प्राइसेस में ये देती है ताकि सारे लोग इसे इजीली अफोर्ड कर सके, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक भी होता है, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एम से भी चलते हैं, और साथ में गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के एम से भी चलती है। यहाँ पे दोनों कंबाइन इकट्ठे चलते हैं। यहाँ पे मेजर रोल किसका होता है? यहाँ पे मेजर रोल होता है मार्केट फोर्सेस का, ठीक है। मार्केट फोर्सेस के बाद यहाँ पे व्यू पॉइंट क्या दिमाग में रखा जाता है कि जहाँ पे प्रोड्यूसर्स जा सकते हैं वहां पे वो प्रॉफिट कमाए, और जहाँ पे सोशल वेलफेयर चाहिए वहां पे सिर्फ सोशल वेलफेयर ही हो, ठीक है। सोशल वेलफेयर के काम में क्या होता है? मोनोपोली चीजों में क्या करती है गवर्नमेंट?
जो रेट्स हैं वो नॉमिनल रखती है। नॉमिनल मीन सबसे कम, ताकि वो सारे अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। फिर है हमारा इन शॉर्ट में, मतलब आपको शॉर्ट में, अब हमने इतना लंबा पढ़ लिया, ठीक है। अब कई बार होता है हम इतना लंबा पढ़ लेते हैं और भूल जाता है कि अच्छा इसका ये था, इसका ये था, पर हम भूल गए कि क्या था। अब शॉर्ट में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्न सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट वर what, how and for whom to produce are solved by the market forces or supply and demand, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजंस कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज आवर गवर्नमेंट, क्लियर। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस भी आती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी आती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी रोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और साथ में सेंट्रल अथॉरिटी का भी रूल होता है, ठीक है, समझ गए। यानी मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में सप्लाई एंड डिमांड देखती है सारे, ये व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट देखती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और साथ में प्रोड्यूसर्स दोनों इकट्ठे देखते हैं, ठीक है ना। आई होप हम क्लियर है। ये थे कुछ सॉल्यूशंस हमारे प्रॉब्लम्स कि हमें प्रॉब्लम्स तो पता लग गई थी पिछले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हुए हमारा एक मेन चैप्टर 2 का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, जो इकोनॉमिक्स में बहुत मेन होता है, दैट इज आर पीपीसी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सुना होगा आपने कभी कभी पीपीसी को, पीपीसी आएगा। पीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा। प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, पॉसिबिलिटी मीन्स कितनी पॉसिबल है प्रोड्यूस करना, और उसकी कर्व को बताना, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है, ठीक है। पहले हम थोड़ा बुक का देख लेते हैं, थोड़ी लैंग्वेज अपनी देख लेते हैं, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग है क्या, फिर उसको हम इजी में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन of possibility of two goods with the given resource and techniques of production। अब इतनी टफ लैंग्वेज पढ़ ली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्टरनेटिव्स बताती है, यानी किस हिसाब से। अब हमने ये तो पढ़ा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बताती हैं, किस हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को दो गुड्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्या हो? सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्ट पीपीसी कर्व को, पीपीसी अगर मैं बार बार बोलूं तो पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज पीपीसी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम क्या कहते हैं? पीपीसी। पीपीसी को हम दूसरे नेम से भी कहते हैं, दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर। ये पीपीसी के कुछ और नाम भी है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन की जाती है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हें ऑल्टरनेटिव्स बताए जाएंगे जितने उन रिसोर्सेस को आपस में डिवाइड करने से निकल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स पीपीसी बेसिकली क्या करती है? लिमिटेड रिसोर्सेस को दो गुड्स में हम कैसे परफेक्टली डिवाइड करें, कितना परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, कितनी हद तक, ये हमें बताती है पीपीसी, ठीक है। इस कर्व को हम साथ में ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे पीपीसी के इतने सारे नाम, ठीक है ना, यानी कुछ तो मेन होगा इस टर्म में, है ना। पीपीसी को प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट क्या करता है? मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अब ये तो मैंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज बोल दी, ठीक है ना। क्या बोली? प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अब हमने दो गुड्स चूज किए हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब अगर एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वाई से ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, इसमें वही लिखा है, ठीक है। इतनी इजी लैंग्वेज को इतना टफ लिखा हुआ था,
इसमें बस यही है कि हम एक गुड को जब इंक्रीज करना होता है तो दूसरे गुड को डिक्रीज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसीलिए इस लाइन को ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, it is a curve showing different combination of two goods which can be produced with the available resources on the assumption that यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो दो गुड्स कितनी हद तक इकट्ठे प्रोड्यूस, मतलब किस लेवल तक हम इकट्ठे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना उनमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, अब भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, टेंशन मत लो, अभी एक एग्जांपल देती हूँ जिसका आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हम इसमें क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जब से इकोनॉमिक्स शुरू किए सिर्फ अजम्पशंस ही चल रही हैं। पहला अजम्पशन था कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड, अब पीपीसी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें भी अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अजम्पशंस मिलेंगे। ठीक है, पीपीसी में सबसे पहली अजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन, ये अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या अज्यूम करते हैं, ये कि गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, दैट मीन्स जिसको जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं उसने पूरे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज किया यानी यूज किया। ठीक है, थर्ड क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम इसमें मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी इसमें कांस्टेंट रहती है, मतलब इसमें ये नहीं है कि हम कहीं में कैपिटल बढ़ा देंगे, कहीं पे कुछ बढ़ा देंगे, नहीं। यहाँ पे पीपीसी में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक क्या कहते हैं एनिमेशन दिखाती हूँ, एक स्लाइड शो दिखाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए कि ये होती क्या है, पीपीसी क्या होती है। ठीक है ना, पीपीसी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए है। ठीक है, गुड्स लिए हैं मैंने दो, एक लिए है मैंने वीट, ठीक है, और एक लिए है मैंने क्लोथ। ठीक है, एक है वीट और एक है क्लोथ। वीट मैंने लिया है लाख टन्स के अकॉर्डिंग और क्लोथ मैंने लिया है 1000 मीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि वीट में जब 100 प्रोड्यूस कर रही थी तो क्लोथ 0 प्रोड्यूस हो रहा था मेरा। ठीक है, फिर जब मैंने वीट को डिक्रीज किया तो मेरी क्लोथ इंक्रीज हो गई, है ना, 0 से 1 हो गई यानी इंक्रीज हो गई ना। फिर जब मैंने क्लोथ और बढ़ाना था तो मैंने वीट को और डिक्रीज कर दिया। ठीक है ना, फिर ऐसे चलते चलते मेरी वीट 0 हो गई और मेरा क्लोथ 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है कुछ सब्सटीट्यूट्स, ये है कुछ ऑल्टरनेटिव्स कि अगर आपने 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस करनी है तो फिर आपका क्लोथ कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1000 मीटर क्लोथ प्रोड्यूस करना है तो फिर आपको अपनी वीट की कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों, दोनों को हम इकट्ठे क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने अजम्पशन में क्या पढ़ा, रिसोर्सेस क्या है हमारे कांस्टेंट रहेंगे, रिसोर्सेस फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज रहेंगे और रिसोर्सेस हम इंक्रीज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, अब इसका पीपीसी कर्व यानी कर्व कैसे बनती है, ये इक्वेशन क्लियर हुई या मैं दोबारा बताती हूँ। इस इक्वेशन में क्या है, हमने दो गुड्स लिए हैं, एक लिया है वीट, एक लिया है क्लोथ। हमने दोनों के बीच में ग्राफ बनाया कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं कितना क्या प्रोड्यूस करूं। ठीक है, हमने पहला क्या किया, हमने किया कि जब मैं 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर रही थी तो मेरा क्लोथ कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर सेकंड में मैंने जब वीट क्लोथ बढ़ाया अपना तो वीट कम करना पड़ा और ऐसे चलते चलते मुझे मेरा वीट जो है वो 0 हो गया और क्लोथ 4000 मीटर तक चला गया, है ना। अब कर्व क्या होता है, कर्व होता है इन्हीं पॉसिबिलिटीज को, इन्हीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को एक कर्व की तरह शो करना। ठीक है, एक बार ग्राफ, एक पूरे कर्व को शो करना इनकी पॉसिबल्स के साथ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहला है हमारा ए। ए इज कि हम वीट 100 प्रोड्यूस कर रहे थे और क्लोथ 0 प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है ना, देखा, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वीट। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, वीट लाख टन्स के अकॉर्डिंग, और हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, क्लोथ 1000 मीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वीट की 100 से तो हमने उस अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दी एंड उसके अकॉर्डिंग क्लोथ की भी हमने नंबरिंग दी। पहला हमारा क्या था, पहला था वीट जब 100 प्रोड्यूस हो रही थी तो क्लोथ 0 हो रहा था, यानी वीट हमारी 100 प्रोड्यूस हुई तो क्लोथ क्या हुआ, 0। ठीक है ना, फिर हमारा आया बी, दैट इज हमने वीट कम कर दी, 90 पे कर दी और क्लोथ बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये इस तरह से बन गया। दैट मीन्स वीट जो है वो हमारी 90 हो गई, यानी 100 से 10 कम हो गई। ठीक है ना, 90 हो गई, और जो हमारा क्लोथ है वो 1000 मीटर इंक्रीज हो गया। ठीक है ना,
फिर थर्ड हमारा क्या था कि वीट, हमने पहले ये ऑप्शन ए था और ये बी, ठीक है। सी में क्या था, हमने वीट और लेस कर दिया, हमने वीट को और कम कर दिया, वीट 70 पे कर दी। अब वीट 70 पे की तो क्या किया, उससे हमारा क्लोथ और इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे वीट 90 पे थी और हमारा क्लोथ 1 पे था, लेकिन जब हमने वीट को और कम कर दिया तो हमारा कपड़ा अब ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, विच वॉज आर पॉइंट सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोथ अब हम ज्यादा बना पा रहे हैं, इस वाले एरिया को देखो, यानी यहाँ पे 70 पे है हमारी वीट, तो क्लोथ हमारा है 2, यानी ज्यादा बन पा रहा है। डी ऑप्शन में हमने वीट को और कम कर दिया, ठीक है। वीट को और कम करने से क्या हुआ, हमारा क्लोथ और बढ़ गया, ठीक है, ठीक है ना। वीट हमने और कम किया तो क्या हुआ, क्लोथ और बढ़ गया। अब लास्ट में क्या हुआ, वीट हमारी क्या हो गई 0 और हमारा क्लोथ क्या हो गया 4, ठीक है। ये है कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसमें मैं ये दो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशंस को, इन्हीं पॉइंट्स को, यानी ये ए बी सी डी और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट, इन्हें जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक कर्व बनती है जिसको हम कहते हैं पीपीसी कर्व, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी वो कर्व जो दो चीजों के बीच में, दो गुड्स के बीच में पॉसिबिलिटी बताए कि हम उन दो गुड्स को किन ऑल्टरनेटिव्स में, किन तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दें कि इस तरीके से वो दो गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीपीसी कर्व। आई होप मैं क्लियर हूं, व्हाट इज पीपीसी, ठीक है। पीपीसी क्या थी, पीपीसी मीन जब हम दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हैं कि वो दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव्स किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, यानी वो दो गुड्स किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में, उसको हम क्या कहते हैं पीपीसी कर्व, जो बेसिकली एक लाइन होती है जो हमें क्या बताती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू प्रोडक्ट्स, यानी वो दो गुड्स किन तरीकों से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूं अभी पीपीसी, ठीक है। पीपीसी क्या थी, पीपीसी मींस कोई दो गुड्स की पॉसिबिलिटी, यानी वो दो गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो सके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें घर से पैसे मिले 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज, हमें कहा गया कि एक लेके आना है चिप्स, ठीक है, और 20 वाले चिप्स लेके आने हैं एक तो, और साथ में हमें कहा गया कि एक आपने लेके आनी है चॉकलेट्स, ठीक है। चॉकलेट्स लेके आनी है हमने 40 वाली, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है 100 रुपीज है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसमें, सोचो। इसमें हम तो या ये कर सकते हैं, या तो 3 चिप्स के पैकेट ले लें, ठीक है। 3 चिप्स के पैकेट लेंगे तो 60 रुपीज होगा, और एक चॉकलेट लेंगे तो प्राइस क्या होगा हमारा 40, यानी ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा 100। या तो एक हमारी है कि हम या तो ये कर लें, या तो 3 चिप्स के पैकेट ले लें और एक चॉकलेट ले लें, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं कि एक चिप्स का पैकेट लें, ठीक है ना, 20 रुपीज का है, और 2 चॉकलेट्स ले लें, ठीक है। 2 चॉकलेट लोगे तो प्राइस क्या होगा 80 रुपीज, जिसका फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा 100, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब घर से मिले 100 रुपए ही थे कि हमारा जो इनकम है हमारी वो बिल्कुल उतनी कांस्टेंट ही है, ठीक है। और हमने 2 गुड्स लेने थे, एक लेने थे चिप्स और एक लेनी थी चॉकलेट्स। उन दोनों के बीच में हम इस इनकम को किस तरीके से डिवाइड करें, किन दो तरीकों से, किन ऑल्टरनेटिव्स में क्या कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए कि हम वो इजीली प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। जैसे कि हमने इधर देखा कि जब हम 3 चिप्स के पैकेट ले रहे थे तो एक ही चॉकलेट आ रही थी, ठीक है, क्योंकि पैसे उतने ही है। फिर हमने जब चिप्स का पैकेट एक किया तो हम चॉकलेट 2 ले पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि पैसे रिमेन कांस्टेंट 100 ही रहेगा। इन दो कॉम्बिनेशंस को जब हमने ये दो कॉम्बिनेशन बनाए, यानी ये दो पॉसिबिलिटीज निकाली कि 100 रुपीज में सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीपीसी। जब इन दोनों को हम एक कर्व में, एक लाइन में शो करते हैं, देन इट इज नोन एज पीपीसी कर्व, ठीक है। सॉरी, पीपीसी क्या थी, पीपीसी वाज जब हम किसी भी दो प्रोडक्ट्स के पॉसिबिलिटीज को, किसी भी दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को एक कर्व में शो करते हैं, दैट इज नोन एज पीपीसी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन थे, या तो 3 चिप्स 1 चॉकलेट, या तो 1 चॉकलेट 2 चिप्स, और तो कोई बन ही नहीं सकता है ना।
जब इन कॉम्बिनेशंस को हम एक ग्राफ में, एक ऐसे कर्व में शो करते हैं, दिस इज नोन एज पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी क्या होती है? जब दो गुड्स के बीच में वो बताती है कि दो गुड्स के क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स निकल सकते हैं कि वो दो तरीकों से प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीपीसी। उस चीज को कर्व पे शो करना इज नोन एज पीपीसी। ठीक है, पीपीसी के क्या नाम थे? पीपीसी का एक नाम था हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं? पहले अजम्पशंस के रिसोर्स हमें दिए होंगे, दूसरी अजम्पशंस की हम सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरी अजम्पशन टेक्नोलॉजी क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है ना, दिस इज अबाउट पीपीसी की पीपीसी होती क्या है। ठीक है, पीपीसी के साथ ही हमारा आता है, एक होता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। अब क्या मतलब अटेनेबल और अनअटेनेबल का? क्या मतलब? अभी हमने पीपीसी पढ़ी, बहुत ऊपर से मतलब समझ आई ना पीपीसी क्या होती थी, थोड़ा टफ भी लगा पर हमने इजीली एग्जांपल्स के साथ पढ़ा कि व्हाट इज पीपीसी। ठीक है, अब है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। अटेनेबल मतलब जो हम पा सकें, यानी विच वी कैन अचीव, वो चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो टारगेट्स कहते हैं ना, वी कैन अटेन दिस टारगेट। जो चीजें हम अचीव कर सकते हैं उसको कहते हैं अटेनेबल। अनअटेनेबल मीन जो हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, समझ लगी? अटेनेबल क्या था हमारा? अटेनेबल मीन्स वो सारा जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और अनअटेनेबल क्या था हमारा? अनअटेनेबल मीन्स विच वी कैन नॉट अचीव। ठीक है, जो चीज हम अचीव नहीं कर सकते। अब अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट होते क्या हैं? All points on the PPC or inside the PPC are attainable combination of output with given resources and technology। यानी ये सारे पॉइंट्स इस पीपीसी में, ये सारे पॉइंट्स जो पीपीसी के अंदर थे, जैसे कि ये पॉइंट ए, बी, सी, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, जो सारे पॉइंट्स पीपीसी के अंदर हैं, यानी जिनको हम ले सकते हैं, जिनको हम अचीव कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट मींस प्रोडक्शन के क्या क्या हम अटेन कर सकते हैं, आउटपुट में क्या हम अटेन कर सकते हैं। आउटपुट यानी किस तरीके से प्रोडक्शन को हैंडल कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो हम अटेन करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल मतलब क्या? जो पीपीसी के अंदर हैं। ठीक है, जो पीपीसी के अंदर पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्लियर? Any point on boundary line or within the boundary line of production is a point that shows attainable combinations। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री लाइन पे है या बाउंड्री लाइन के अंदर है, उन सबको हम क्या कहते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पीपीसी। ठीक है, एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट ऑफ टू कॉल। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो पीपीसी के बाहर है, उसकी बाउंड्री के बाहर है, उसे अनअटेनेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, यहाँ पे एक और लेके चलते हैं एग्जाम्पल अपनी। लेट्स सपोज इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, अपनी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 50 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत बन गया इसमें हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, वीट की प्रोडक्शन क्या है अपनी 50 कर देते हैं, और कपड़े की प्रोडक्शन भी 4 कर देते हैं, यानी 4000 मीटर कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा पॉइंट कहाँ बन गया? यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को लेट्स सपोज नेम देते हैं, लेट्स सपोज नेम दिस पॉइंट एज जी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या इस पॉइंट को हम अटेन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ध्यान से देखो हमारी पीपीसी के बाहर है। पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द पीपीसी, आउटसाइड दिस कर्व, आउटसाइड दिस पीपीसी कर्व आर अनअटेनेबल। ठीक है, पीपीसी कर्व हमारी कौन सी थी? ये वाली, ये। ठीक है, इस कर्व के जो बाहर पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट जी जिसका कॉम्बिनेशन
ये बाहर बन रहा है, जिसका कॉम्बिनेशन ये बाहर बना है, इनको हम अटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पीपीसी के बाहर है। ठीक है, जो पॉइंट्स पीपीसी की बाउंड्री के बाहर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, यानी जिनको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझे? अनअटेनेबल क्या होते हैं? अनअटेनेबल होते हैं वो पॉइंट्स जो बाउंड्री लाइन के बाहर हैं, विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू वर्ड्स, यानी उन्हें हम अटेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना, अभी तक इतना ही। ठीक है, क्योंकि आज हमने काफी हैवी टर्म पढ़ी है, पीपीसी पढ़ी। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज हमने पहले तो अपने मार्केट इकोनॉमी के सॉल्यूशंस देखे। पहले तो हमने रिकॉल किया कि क्या था, फिर हमने सॉल्यूशंस देखे अपने कि मार्केट इकोनॉमी का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी के बाद सेंट्रल इकोनॉमी का क्या सॉल्यूशंस है, मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस किए जाते हैं। ठीक है, साथ में हमने शॉर्ट पॉइंट्स में देखा कि अब हमने इतनी हैवी डिस्कशंस पढ़ी तो शॉर्ट पॉइंट्स में भी तो क्लियर होना चाहिए ना, दिमाग में फिट होना चाहिए कि पढ़ा क्या। ठीक है, सारा थ्योरी ऐसे ही रट लेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी, है ना, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसलिए हमने शॉर्ट पॉइंट्स भी पढ़े कि शॉर्ट पॉइंट में मतलब क्रक्स में हम याद रहे, हमें पॉइंट्स याद रहे कि मार्केट इकोनॉमी में कौन हैंडल करती है, सेंट्रली प्लान में कौन देखता है और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन देखता है। फिर हमने आज सबसे मेजर टर्म पढ़ी, दैट वाज पीपीटी, सॉरी पीपीसी, पीपीटी, पीपीसी, पीपीसी वाज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हमने डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत सारे उसके अलग अलग नाम पढ़े, लेकिन उसके जब हमने ये डेफिनेशंस अकेली पढ़ी थी तो वो थोड़ी ऊपर से जा रही थी। ठीक है, क्योंकि बहुत बुकिश, बड़ी हार्ड लैंग्वेज थी, कुछ समझने में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, है ना, कि फ्रंटियर क्या होता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स और मतलब गुड्स वाई और गुड एक्स प्रोड्यूस होंगे, दोनों में ट्रांसफॉर्म होके कैसे, क्या मतलब होता है इसका। तो हमने ये कैसे समझा? हमने ये समझा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक हमने व्हीट और क्लोथ की एग्जाम्पल ली और एक हमने ली चिप्स और चॉकलेट्स की एग्जाम्पल। उससे हमने समझा पीपीसी होती क्या है, बेसिक व्हाट इज पीपीसी। क्लियर? जब हमने पीपीसी पढ़ा तो उसके बाद हमने पढ़ा अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस पीपीसी के क्या होते हैं। ठीक है, यानी पीपीसी में कौन से पॉइंट्स अटेनेबल होते हैं और कौन से अनअटेनेबल होते हैं। ठीक है ना, अगले क्लास में प्लीज फॉलो करते रहें, अगले क्लास में हम इस चैप्टर को आगे चलाने वाले हैं, पीपीसी आगे कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने रिकॉल्स किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट्स हो इस लेक्चर से रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, and please like and subscribe and follow our upcoming videos. Okay, thank you.